तो हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद निक। तो दोस्तों, आज काफ़ी टाइम के बाद आपके लिए मैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 8 लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों, बीच में बहुत गैप हो गया था और बहुत गैप के बाद हम ये वीडियो को डाल रहे हैं। लेकिन अब आपको जो है हर हफ्ते में एक नई वीडियो या हर 2-3 दिन के बाद एक नई वीडियो ज़रूर देखने को मिलेगी। और आज का जो हमारा ये चैप्टर 8 है, उसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की हिस्ट्री की सेकंड बुक, ठीक है। और उसका चैप्टर 8 पढ़ेंगे आज हम। और चैप्टर का नाम क्या है? किसान, जमींदार और राज्य। दोस्तों, इस एक वीडियो में ही हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, सिर्फ एक वीडियो में। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर कंटेंट चैनल के अच्छे लगते हैं तो चैनल की इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी कुछ बेहतरीन फैक्ट्स को जान सकें, ठीक है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर बात की जाए आज के इस टॉपिक की, जो ये चैप्टर है उसमें हम पहले जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। क्योंकि दोस्तों, जो मुगल साम्राज्य के टाइम पे ये जो चैप्टर है ये बेस्ड है मुगल साम्राज्य के टाइम पे, यानी कि मुगल एम्पायर के टाइम पे बेस्ड चैप्टर है ये। तो उसके बारे में हम कुछ तथ्य जानते हैं सबसे पहले। दोस्तों, क्या हुआ था कि 16वीं-17वीं शताब्दी के दौरान हिंदुस्तान में करीब 85% लोग गाँव में रहते थे। यानी कि दोस्तों, 16वीं-17वीं शताब्दी में लगभग 85% लोग जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते थे, भारत में, ठीक है, हिंदुस्तान में यानी कि। और उस टाइम पे दोस्तों कृषि जो है दोस्तों प्राचीन टाइम में भारत का प्रमुख मुख्य व्यवसाय था, क्योंकि दोस्तों भारत को प्राचीन टाइम से ही कृषि प्रधान देश कहा जाता है। तो कृषि जो है दोस्तों हमारा प्राचीन से ही एक प्रमुख व्यवसाय था। और जो किसान और जमींदार जो हैं कृषि उत्पादन में लगे हुए होते थे। अब देखिए किसान क्या करते थे, किसान तो खेती किया करते थे और जमींदार जो है दोस्तों ज़मीन की रखवाली किया करते थे, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों कृषि किसानों और जमींदारों की आम व्यवस्था को के ने उनके बीच सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का रिश्ता बना दिया। यानी क्या हुआ दोस्तों कृषि के कारण कि किसान और जमींदारों के बीच में सहयोग भी देखने को मिला हमें। सहयोग के अलावा उन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के रिश्ते, ये तीनों टाइप के रिश्ते हमें उस टाइम पे देखने को मिले, ठीक है। तो ये थे दोस्तों कुछ तथ्य उस टाइम के हिंदुस्तान के प्राचीन टाइम के, जिस टाइम पे हमारे देश में दोस्तों कृषि प्रधान देश हुआ करता था हमारा देश। और उस टाइम की जो 85% जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती थी, ठीक है। तो दोस्तों पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोत। अब दोस्तों जानते हैं कृषि समाज के बारे में और मुगल साम्राज्य के कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में, ठीक है। अगर दोस्तों कृषि इतिहास को समझने की हम बात करें तो दोस्तों कृषि इतिहास को समझने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें दोस्तों मुगल ऐतिहासिक ग्रंथ या दस्तावेजों को देखना पड़ेगा, जिनमें जो है मुगल दरबार की जो निगरानी में लिखे गए थे, ठीक है। उन दस्तावेजों को देखकर ही हमने दोस्तों प्राचीन कृषि समाज के बारे में जानकारियाँ निकाली। और दोस्तों उस टाइम पे क्या होता था कि कृषि समाज की जो मूल इकाई थी, वो गाँव को माना जाता है, क्योंकि दोस्तों गाँव में ही ज़्यादा कृषि की जाती थी, ठीक है। और गाँव में क्या होता था दोस्तों, कई किसान निवास किया करते थे। और ये क्या करते थे दोस्तों उस टाइम पे मिट्टी को भरना, बीज बोना और फसल की कटाई करना जैसे ये कार्य किया करते थे, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों 16वीं-17वीं शताब्दी के शुरुआती इतिहास इतिहास के प्रमुख स्रोतों को क्रॉनिकल्स कहा जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन बन सकता है 2 मार्क्स में कि क्रॉनिकल्स किसे कहा जाता है? तो दोस्तों क्रॉनिकल्स बेसिकली 16वीं-17वीं शताब्दी के जो शुरुआती इतिहास था मुगलों का, उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉनिकल्स कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो यही था दोस्तों हमारा टॉपिक कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोत। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा मुगल साम्राज्य। अब दोस्तों जान लेते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। अगर दोस्तों मुगल साम्राज्य की बात की जाए तो दोस्तों मुगल साम्राज्य का जो राजस्व का प्रमुख स्रोत था वो कृषि थी। कृषि से ही दोस्तों इन्हें राजस्व प्राप्त होता था। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए मुगल साम्राज्य की, तो यहाँ के जो लोग थे दोस्तों, ये समाज के ग्रामीण समाज पर नियंत्रण रखना चाहते थे मुगल साम्राज्य के लोग। दोस्तों एक ग्रामीण साम्राज्य पे नियंत्रण मुगल साम्राज्य के लोग इसलिए रखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि ग्रामीण समाज जो है कृषि यहाँ ज़्यादा हुआ करती थी। और कृषि होने की वजह से दोस्तों मुगल साम्राज्य के शासकों को टैक्स भी जो है दोस्तों ग्रामीण समाज से ज़्यादा मिला करता था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों की बात की जाए तो दोस्तों जो मुगल साम्राज्य के कुछ स्रोत हैं, तो दोस्तों उन स्रोतों में हमारे आते हैं आइन ए अकबरी।
अगर दोस्तों आईन अकबरी की बात की जाए तो दोस्तों आईन अकबरी को जो है दोस्तों मुगल दरबारी इतिहासकार अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। और अबुल फजल जो है दोस्तों अकबर के दरबार में जो है एक लेखक थे, और उनके द्वारा दोस्तों अकबर के शासन को जो है दर्शाने के लिए दिखाने के लिए जो है आईन अकबरी नामक पुस्तक को लिखा गया था दोस्तों, ठीक है। आईन अकबरी पुस्तक का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों दरबार के साम्राज्य का एक खाका पेश करना, यानी कि लोगों के पास लोगों के समक्ष अकबर के दरबार का एक खाका पेश करना, ये उद्देश्य था आईन अकबरी पुस्तक का। और दोस्तों आईन अकबरी जो पुस्तक थी इसे 5 पुस्तकों दफ्तरों से बनाया गया था। इनमें बात की जाए तो दोस्तों जिनमें से पहले 3 और 3 पुस्तकों में दोस्तों अकबर के शासन प्रशासन का वर्णन है, यानी कि जो इसमें से आईन अकबरी है दोस्तों पुस्तक, उसके जो 3 भाग थे स्टार्टिंग के, उसमें दोस्तों बेसिकली अकबर के शासन और प्रशासन का वर्णन था। और दोस्तों जो चौथी और 5वीं पुस्तकें थी वो लोगों की धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराओं से संबंधित थी, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा आईन अकबरी पुस्तक के बारे में, जिसे अबुल फजल द्वारा लिखा गया था अकबर के शासनकाल में, क्योंकि दोस्तों आईन अकबरी नामक पुस्तक से क्वेश्चन जरूर बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, और ये आपके काम भी आएगी, आपके नॉलेज के लिए भी बढ़िया चीज़ है। तो इसे ज़रूर याद रखिएगा आईन अकबरी पुस्तक के बारे में, ठीक है, और इन पॉइंट्स को नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अगर दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए और कुछ अन्य स्रोतों की बात करें हम, जिससे मुगल साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो दोस्तों उसमें आते हैं हमारे 17वीं 18वीं सदियों के गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में मिलने वाले कुछ दस्तावेज। तो मतलब दोस्तों जो हमें गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में कुछ दस्तावेज मिले थे, वहाँ से भी दोस्तों हमें मुगल साम्राज्य की एक अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। और इसके अलावा दोस्तों जो सरकार की आमदनी का ब्यौरा है, विस्तृत जानकारी हमें देती है कि जो ये गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में जो दस्तावेज मिले हैं, वो बेसिकली दोस्तों सरकार की आय के बारे में हमें जानकारी देती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के भी कुछ दस्तावेज हैं, जिनमें दोस्तों भारत में कृषि संबंधी उपयोगी उनका खाका पेश किया गया है, और वो वहाँ से भी हमें इसकी जानकारी मिलती है कुछ मुगल साम्राज्य की, ठीक है। तो इतनी जगह से दोस्तों हमें मुगल साम्राज्य की जानकारी मिलती है आईन अकबरी से अलावा, और भी कहीं-कहीं जगहों पर अभिलेख लिखे गए थे, जिनसे हमें मुगल साम्राज्य के बारे में एक अच्छी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। देखिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किसान और उनकी ज़मीन एवं कृषि। यानी कि दोस्तों किसानों के पास जो उनकी ज़मीन थी और कृषि किस तरीके से होती थी, उसके बारे में अब यहाँ हम चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर बात की जाए मुगल काल की, तो मुगल काल में दोस्तों फारसी स्रोत किसानों के लिए आमतौर पर जो है दोस्तों रैयत कहा जाता था किसानों को। किसानों के लिए कौन-सा शब्द यूज़ करते थे, बेसिकली दोस्तों मुगल जो है किसानों को रैयत कहते थे। रैयत का मतलब कृषक होता था। दोस्तों कहीं रैयत शब्द सुनाई दे तो उसका अर्थ समझ जाइएगा कि रैयत का अर्थ होता है किसान, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों मुजरियन शब्द भी यूज़ किया जाता था किसानों के लिए, ठीक है। और ये जो मुजरियन शब्द जो है दोस्तों, ये आसामी शब्द से मिलता-जुलता था। और दोस्तों अगर बात की जाए तो किसानों की 17वीं सदी के स्रोत में जो है दोस्तों 2 किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, यानी कि 17वीं सदी के टाइम पे 2 किस टाइप के किसान यहाँ मौजूद थे मुगल साम्राज्य के टाइम पे। एक थे दोस्तों खुद कास्ट और दूसरे थे दोस्तों पाही कास्ट। खुद कास्ट दोस्तों वो होते थे जो कि अपनी खुद की स्वयं की ज़मीन पर कार्य किया करते थे, और पाही कास्ट जो होते थे दोस्तों, पाही कास्ट वो होते थे जो दूसरे की ज़मीन पर नौकरों की तरह कार्य किया करते थे, ठीक है। तो यही अंतर था दोस्तों खुद कास्ट और पाही कास्ट में। जैसे कि इनके नाम से ही पता चल जाता है खुद कास्ट और पाही कास्ट। खुद कास्ट तो दोस्तों वही होते थे जो कि अपने स्वयं के खेत में कार्य किया करते थे, और पाही कास्ट जो है दोस्तों नौकरों की तरह दूसरे के खेतों में कार्य किया करते थे, ठीक है। अगर दोस्तों उत्तर भारत के एक औसत औसत किसान की बात की जाए, तो उस टाइम पे उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास 1 जोड़ी बैल और 2 हल से ज़्यादा कुछ नहीं होता था। मतलब बेसिकली यही चीज़ें होती थी, और उनके पास खेती व्यक्तिगत मिल्कियत, निजी संपदा के सिद्धांत पर आधारित होती थी। मिल्कियत यानी कि दोस्तों निजी संपदा, ठीक है। कृषि उत्पादन ऐसे विविध और लचीले तरीके का एक बड़ा नतीजा निकला कि आबादी धीरे-धीरे बढ़ने लगी। यानी कि दोस्तों कृषि उत्पादन से क्या हुआ, धीरे-धीरे करके वहाँ आबादी बढ़ने लगी। और भुखमरी और महामारी के बावजूद दोस्तों लगभग 5 करोड़ संख्या उस टाइम पे भारतीय समाज की बढ़ गई थी, ठीक है। और दोस्तों अगर बात की जाए 200 वर्षों में यह करीब करीब 33% इसकी इसमें बढ़ोतरी है, यानी कि 33% की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली कृषि उत्पादन की बदौलत जनसंख्या में, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा टॉपिक कृषि और उनकी ज़मीन एवं किसान। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा सिंचाई और तकनीक, यानी कि प्राचीन टाइम में सिंचाई किस तरीके से की जाती थी और किस तरीके की तकनीक उस टाइम में सिंचाई के लिए डेवलप की गई थी, ठीक है।
दोस्तों बाबरनामा जो पुस्तक है, आत्मकथा है जो कि बाबर की, जो उन्होंने स्वयं लिखी थी, उसमें उसमें बताया गया है कि हिंदुस्तान में जो है दोस्तों उस टाइम पे खेती करने लायक बहुत ज़मीन नहीं है। ज़मीन थी लेकिन बहते हुए पानी का इंतज़ाम नहीं था। यानी कि खेती करने के लिए तो हिंदुस्तान पे उस टाइम पे ज़मीन मौजूद थी लेकिन पानी नहीं था सिंचाई के लिए, ठीक है? और क्या होता था दोस्तों, शरद ऋतु की फसलें बारिश के पानी से पैदा हो जाती थी और वसंत ऋतु की फसलें तब पैदा हो जाती थी जब बारिश बिल्कुल भी नहीं होती थी। ये एक हैरानी की बात है, बिना बारिश के फसलों का उग जाना, ये एक बहुत ज़्यादा दोस्तों हैरानी की बात थी उस टाइम पे। उसके अलावा दोस्तों फिर भी छोटे-छोटे पेड़ों तथा बाल्टियों या रहट के ज़रिए वहाँ पानी पहुँचाया जाता था सिंचाई के लिए। और लाहौल और दीपालपुर दोस्तों ये 2 जगह के नाम हैं जो कि अब आधुनिक टाइम में, मतलब वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित हैं। और ऐसी दूसरी जगहों पर दोस्तों लोग जो है रहट के ज़रिए भी सिंचाई किया करते थे। रहट ये है दोस्तों, कुएँ के में इस तरीके से सिंचाई की जाती है रहट के ज़रिए भी। तो ये था दोस्तों हमारा टॉपिक सिंचाई और तकनीक। इसके बारे में क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, इस इन पॉइंट्स को भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा फसलों की भरमार, यानी कि उस टाइम पे किस तरीके से फसलें उपजाएगी, ठीक है दोस्तों? उस टाइम पे दोस्तों साल में कम से कम 2 फसलें उपजाई जाती थी। और फसलों की बात की जाए तो दोस्तों मुगल प्रांत और आगरा में लगभग 39 किस्म की जो है दोस्तों फसलें उगाई जाती थी, 39 अलग-अलग प्रकार की। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली में जो है 43 किस्म की फसलों की पैदावार की जाती थी। और दोस्तों जो बंगाल है हमारा, बंगाल में 50 किस्म के केवल अकेले चावल ही उत्पादन किया जाता था चावलों का। यानी कि चावल के ही प्रकार, 50 टाइप के चावल के प्रकार बंगाल में उपजाए जाते थे, ठीक है? और जीन से कामिल जो है दोस्तों एक ये जो सर्वोत्तम फसलें हैं उनके लिए जो है उस टाइम पे एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, जीन से कामिल, यानी कि सर्वोत्तम फसलें, ठीक है? और इसके अलावा दोस्तों कपास और गन्ने जो हैं दोस्तों, इन्हें जो है जीन से कामिल फसलें कहा जाता था, जो कि सर्वोत्तम फसलें होती थी। और 17वीं सदी में क्या हुआ दोस्तों, दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से नई फसलें जो है भारतीय उपमहाद्वीप में पहुँची। जैसे कि दोस्तों टमाटर, आलू, मिर्च जैसी सब्जियाँ नई दुनिया यानी कि दोस्तों अमेरिका से आई ये चीज़ें। और इसके अलावा दोस्तों अनानास और पपीता जैसे फल भी वहीं सब से आए, ठीक है? तो 17वीं शताब्दी में बेसिकली दोस्तों विदेशों से भी क्या हुआ, भारत में कुछ फसलें आई, ठीक है? सब्जियाँ आई, ठीक है? तो ये थे दोस्तों टॉपिक हमारा फसलों की भरमार। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस टॉपिक को नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो ये हमारा टॉपिक है अब तंबाकू का प्रसार, यानी कि तंबाकू जो है किस तरीके से मुगल साम्राज्य के टाइम पे प्रसारित हुआ, ठीक है? तंबाकू क्या है दोस्तों, बेसिकली एक पौधा होता है, ठीक है? जो सबसे पहले कहाँ आया था, दक्कन में, दक्कन यानी कि मुंबई में आया था 17वीं सदी के शुरुआती वर्षों में, ठीक है? और आइन में उसके बारे में कुछ उल्लेख मिलता है जिसमें तंबाकू का ज़िक्र नहीं करती है, मतलब आइन में मतलब ज़िक्र नहीं मिलता आइन अकबरी में तंबाकू के बारे में। और अकबर उसके अभिजातों ने 1604 में इसके बारे में पहली बार जो है दोस्तों तंबाकू देखी, ठीक है? ऐसा लगता है कि इस समय तंबाकू जो है दोस्तों धूम्रपान, हुक्का या चिलम में करने की लत ने उस टाइम पे ज़ोर पकड़ा समाज में, ठीक है? और जहांगीर जो है दोस्तों शासक जो थे मुगल साम्राज्य के, वो इन चीज़ों को देख के इतने चिंतित हुए कि उन्होंने जो है दोस्तों तंबाकू पर पाबंदी लगा दी थी उस टाइम पे 17वीं शताब्दी में। लेकिन उनकी पाबंदी जो है कुछ काम नहीं करा और थोड़ी तंबाकू जो है प्रसारित होते रही। ये है दोस्तों, यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं तंबाकू का पौधा इस टाइप का होता है, ठीक है? जो कि 17वीं शताब्दी में भारत में काफ़ी तेज़ी से फैलने लगा, ठीक है? आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों एग्ज़ाम में, तो इसे नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अब जानते हैं दोस्तों पंचायत और मुखिया के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में ज़रूर आता है इसके बारे में, पंचायत और मुखिया के बारे में। ठीक है दोस्तों, पंचायत क्या होती है दोस्तों? पंचायत बेसिकली दोस्तों बुजुर्गों का जमावड़ा होता था प्राचीन टाइम में गाँवों में, जो कि अभी भी मौजूद होती है ग्राम पंचायतें। ठीक है, तो उसी तरीके से जो बुजुर्ग लोग होते थे उनका जमावड़ा होता था ग्राम पंचायतों में, तो उसे हम पंचायत कहते थे। और ये पंचायतों में क्या होता था दोस्तों, ये जो लोग होते थे बुजुर्ग, इसमें ये सम्मानित लोग होते थे गाँव के, उच्च जाति के लोग हुआ करते थे, जो कि ग्राम पंचायत के प्रमुख सदस्य होते थे। ठीक है? इसमें क्या होता है दोस्तों, गाँव में जो है उस टाइम पे कई जातियों के लोग रहा करते थे और पंचायत में बहुत टाइप की विविधता पाई जाती थी, क्योंकि दोस्तों अलग-अलग जाति के लोग निवास करते थे एक साथ, ठीक है? छोटे-मोटे और नीच काम करने वालों को, खेतिहर मज़दूरों के लिए इसमें कोई जगह नहीं होती थी। यानी कि दोस्तों इसमें एक हिसाब से जातिगत भेदभाव होता था। जो नीची जाति के लोग थे, जो कि गरीब थे या फिर निचली जाति के थे, उन्हें पंचायतों में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं था उस टाइम पे। और पंचायत का जो दोस्तों फैसला होता था, वो गाँव में सभी लोगों को मानना पड़ता था।
पंचायत में क्या होता था दोस्तों, एक इसका मुखिया होता था जिसे सरदार या मुखिया कहा जाता था, और मुकद्दम या मंडल जैसे शब्द भी इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उस टाइम पे। मुखिया क्या करता है दोस्तों, अपने ओहदे पद पर तभी तक बना रहता था जब तक कि गाँव के लोगों को उस पर भरोसा रहता था। यानी कि एक बार अगर गाँव के लोगों का भरोसा मुखिया से उठ गया तो दोस्तों वो मुखिया को बदल भी देते थे, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों मुखिया तो क्या करते थे, अपने पद का इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, उसे अपना भरोसा बनाए रखना पड़ता था बुजुर्गों पर। और क्योंकि दोस्तों भरोसा बनाए रखना इसलिए भी ज़रूरी था, क्योंकि अगर बुजुर्गों का भरोसा मुखिया से टूट जाता तो वो मुखिया को बदल भी सकते थे। और इसके अलावा दोस्तों मुखिया के कार्य यही होते थे, गाँव में शांति व्यवस्था को बनाए रखना, विवादों को सुलझाना, और जो भी समस्याएँ हैं उन्हें सुलझाना, इसी टाइप के कार्य मुखिया के उस टाइम पे हुआ करते थे। तो यही की था दोस्तों आपका टॉपिक, पंचायत और मुखिया के बारे में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और इसे नोट भी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन ज़रूर बनता है एग्ज़ाम में। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा ग्रामीण दस्तकार। अब जानते हैं ग्रामीण दस्तकारों के बारे में, प्राचीन समय में मुगल साम्राज्य के टाइम पे, ठीक है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में आता है। दोस्तों उस टाइम पे क्या होता था, गाँव में जो है दोस्तों दस्तकार काफ़ी अच्छी तादाद में उस टाइम पे मौजूद थे। मतलब कुल घरों में दोस्तों 25% क्या होते थे, गाँव ग्रामीण समाज में दस्तकार मौजूद थे। ये जो दस्तकार थे ये दोस्तों बेसिकली कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, यहाँ तक कि सुनार जैसे मतलब दस्तकार भी ग्रामीण समाज में मौजूद थे, और उन्हें अपनी सेवाएँ देते थे, और बदले में इनकी सेवाओं के बदले में लोग इन्हें कुछ भेंट भी दिया करते करते थे। जैसे कि आम तौर पर इन दस्तकारों को दोस्तों फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था, या फिर गाँव में एक ज़मीन का टुकड़ा, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र में कुछ ऐसी ज़मीनें दस्तकारों की वतन बन गई जिस पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था। यानी कि दोस्तों कुछ ज़मीनें पुश्तैनी अधिकार पर भी मौजूद थी दस्तकारों के पास, और इसके अलावा कुछ ज़मीनों का हिस्सा और फसल का एक हिस्सा जो है दोस्तों, उन्हें ग्रामीण लोगों द्वारा भी दिया जाता था। ठीक है? तो यही थे दोस्तों हमारा टॉपिक ग्रामीण दस्तकारों के बारे में। आई होप आपको दोस्तों ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक को दोस्तों आप नोट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इससे एग्ज़ाम में इससे भी क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा ग्रामीण समुदायों में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। अब जानते हैं हम मुगल साम्राज्य के टाइम पे महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में। तो दोस्तों उस टाइम पे क्या होता था कि मर्द जो होते थे, मर्दों का काम होता था खेत जोतना, और महिलाएँ क्या करती थी, महिलाएँ बुआई, निराई, गुड़ाई, कटाई आदि किया करती थी, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों पकी हुई फसल का दाना भी निकालने का कार्य महिलाएँ किया करती थी। इसके अलावा दोस्तों महिलाएँ सूत काटने का काम, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने और गूँथने, और कपड़ों के ऊपर कढ़ाई जैसे दस्तकारी के काम भी किया करती थी। यानी कि दोस्तों खेती में तो दोस्तों महिलाएँ पुरुषों की मदद करती ही थी, और इसके अलावा दोस्तों दस्तकारी के कार्य भी दोस्तों महिलाएँ किया करती थी। इसके अलावा दोस्तों ज़रूरत पड़ने पर न सिर्फ़ खेतों पे काम करती थी महिलाएँ, और दस्तकार का भी कार्य कर लिया करती थी। और कई ग्रामीण संप्रदायों में दोस्तों शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की ज़रूरत होती थी, ना कि दहेज की। यानी कि उस टाइम पे मुगल साम्राज्य में कुछ जगह ऐसी भी थी जहाँ दुल्हन से दहेज नहीं लिया जाता था, बल्कि दुल्हन को पैसे दिए जाते थे शादी करने के लिए, ठीक है? तलाकशुदा और विधवा दोनों के लिए पुनर्विवाह को वैध माना जाता था। यानी कि दोस्तों तलाकशुदा महिला और विधवा दोनों जो क्या कर सकती है, दोबारा मतलब शादी कर सकती थी, ये वैध माना जाता था पुनर्विवाह को उस टाइम पे। और दोस्तों महिलाओं को संपत्ति विरासत में पाने का भी अधिकार था। यानी कि एक हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों समाज में महिलाओं की स्थिति इस टाइम पे अच्छी थी, क्योंकि दोस्तों उन्हें विधवा विवाह के बाद पुनर्विवाह करने की भी छूट थी, और संपत्ति पर भी अधिकार था, और इसके अलावा दस्तकारी के काम और कुछ अन्य कामों में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो इससे हम यही कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य के टाइम पे महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी थी। ठीक है? तो इस टॉपिक को भी नोट कर लीजिए दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारा जंगल और कबीले। अब बात करते हैं मुगल साम्राज्य के टाइम पे कुछ जंगल और कबीलों के बारे में। दोस्तों जंगल और कबीलों की बात की जाए तो दोस्तों समसामयिक रचनाएँ जंगल में रहने वाले लोगों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब जंगली शब्द से ये तात्पर्य नहीं है, जंगली शब्द आमतौर पे किसी जंगली इंसान या किसी असभ्य इंसान के लिए भी करते हैं जंगली शब्द का उपयोग, लेकिन जंगली शब्द का उपयोग यहाँ दोस्तों उन लोगों के लिए किया जाता है जो उस टाइम पे दोस्तों जंगल में रहा करते थे, और इनके जो बेसिकली जंगल के जो उत्पाद होते थे, शिकार स्थानांतरित खेती होती थी, उस तरीके से अपना जीवन का निर्वाहन किया करते थे ये लोग। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों बात की जाए जहाँ तक राज्य का सवाल है, उसके लिए जंगल जो है दोस्तों उलट-फेर वाला इलाका था, यानी कि बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा,
ठीक है। बाबर लिखते हैं कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था जिसके पीछे परगना के लोग कड़े विद्रोही हो रहे थे। यानी कि दोस्तों बाबर अपनी जो आत्मकथा था बाबरनामा उसमें लिख के गए हैं कि ये जो जंगल है दोस्तों ये रक्षा कवच थे विद्रोहियों के लिए, जो कि राज्य के खिलाफ विद्रोह किया करते थे। ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, जंगल में बाहरी ताकतें घुसती गई, क्योंकि राज्य को क्या करना होता था, राज्य को सेना के लिए हाथियों की जरूरत होती थी। इसलिए दोस्तों राज्य के जो लोग थे वो धीरे धीरे करके जंगलों की ओर बढ़ने लगे। ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा टॉपिक जंगल और कबीले। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो दोस्तों नोट कर लीजिए इस टॉपिक को भी, क्योंकि इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए तो दोस्तों ये है दोस्तों टॉपिक आपका जमींदार और उनकी शक्ति। अब जानते हैं हम दोस्तों जमींदारों के बारे में और उनकी शक्ति के बारे में। दोस्तों जमींदार वे लोग होते थे जिनके पास अपनी खुद की जमीनें होती थी। ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, इनकी जो हैसियत होती थी उसके पीछे एक कारण ये भी होता था कि दोस्तों अब जमींदार जो होते थे ये उच्च जाति के हुआ करते थे, और राज्य को दोस्तों कुछ खास किस्म की ये सेवाएं भी प्रदान किया करते थे, और राज्य से भी कुछ खास अधिकार इन्हें प्राप्त होते थे। ठीक है। अब जमींदारों की दोस्तों समृद्धि की वजह थी उनका विस्तृत जमीन, जिन्हें मिल्कियत कहा जाता था। यानी कि दोस्तों जमींदारों के पास अपनी मिल्कियत यानी कि निजी संपदा होती थी, जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद होती थी, जिसकी वजह से इन्हें कोई धन की कमी भी नहीं होती थी। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जमींदारों की ताकत इस बात से भी आती थी कि वे अक्सर राज्य की ओर से कर वसूल करते थे। ठीक है। राज्य की ओर से दोस्तों टैक्स भी वसूल किया करते थे, जमींदार किसानों से कर भी वसूल किया करते थे, इसलिए भी दोस्तों उन्हें शक्तिशाली माना जाता था। इसके अलावा दोस्तों आइन के मुताबिक मुगल भारत में जमींदारों की मिली-जुली सैनिक शक्ति इस प्रकार थी: 3,84,558, और घुड़सवार जो होते दोस्तों 4,27,757, और पैदल सैनिक 1863, हाथी 4260 और तोप 4509। ठीक है। इतनी ज्यादा मात्रा में दोस्तों जमींदारों के पास सेनाएं भी हुआ करती थी। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दोस्तों उस टाइम पे जमींदार काफी ज्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे। उनके पास आर्थिक कमी तो कोई होती नहीं थी। इसके अलावा दोस्तों उनके पास जमींदारी शक्ति, इस तरीके से सैन्य शक्ति भी मौजूद थी। ठीक है। तो इस टॉपिक को दोस्तों नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं, जमींदारों के बारे में पूछा जाता है। अगर इस तरीके से लिख के आएंगे तो आपको फायदा होगा। तो टॉपिक को नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारा भू राजस्व प्रणाली मुगल साम्राज्य के टाइम पे। अगर दोस्तों भू राजस्व प्रणाली की बात की जाए तो दोस्तों उस टाइम पे भू राजस्व के इंतजाम के दो चरण होते थे बेसिकली। एक होता था दोस्तों आपका कर निर्धारण, यानी कि कर निर्धारण करना है, किस तरीके से कर लिया जाएगा, कितना % कर लिया जाएगा किसानों से। और इसके अलावा दोस्तों वास्तविक वसूली, यानी कि किस तरीके से वसूली की जाएगी। ठीक है। जमा क्या होती है दोस्तों, निर्धारित रकम को कहा जाता था जमा, और हासिल जो होती थी दोस्तों सचमुच वसूली ली गई रकम को। ठीक है। राजस्व निर्धारित करते समय दोस्तों राज्य क्या करता था, अपना फायदा ज्यादा देखता था और अपना हिस्सा ज्यादा रखता था उसमें। और हर बात में जुती हुई जमीन, जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की जाती थी। यानी कि जुती हुई जमीन और जोती हुई जमीन, इन दोनों की दोस्तों, जोतने लायक जमीन, इन दोनों की उस टाइम पे नपाई की जाती थी। और जमीनों के प्रकार इस टाइप से होते हैं दोस्तों: पोलज, परौती, चचर और बंजर। ठीक है। पोलज जमीन दोस्तों बेसिकली हम उसे कहते थे जिसमें सालाना कृषि हुआ करती थी। परौती उसे कहते थे दोस्तों हमें जिसमें गैप गैप में दोस्तों कृषि की जाती थी। चचर उसे उस भूमि को कहा जाता था दोस्तों जो कि 3 या 4 साल से खाली पड़ी हो। और बंजर उस भूमि को कहा जाता था जो कि 5 से अधिक सालों से खाली पड़ी हुई हुई हो और सूख गई हो पूरी तरीके से, मतलब इसमें घास आस जम गई हो। ठीक है। उस जमीन को हम बंजर कहा करते थे। तो ये थे उस टाइम पे जमीन के टाइप। और अकबर के शासनकाल में जो है दोस्तों, अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने आइन में ऐसी जमीनों के सभी आंकड़े को संकलन किया था। और 1665 में दोस्तों औरंगजेब ने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि हर गांव के खेतीहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए। ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों उस टाइम पे भू राजस्व प्रणाली को दो चरण में डिवाइड किया गया था बेसिकली, कर निर्धारण और वास्तविक वसूली से। और भूमि के अलग अलग प्रकार होते थे और अलग अलग प्रकारों के हिसाब से ही राज्य जो है कर निर्धारण करता था और ज्यादा फायदा अपना देखता था और ज्यादा हिस्से को अपने पास रखता था। ठीक है। तो यही था दोस्तों आपका टॉपिक भू राजस्व प्रणाली। इसे भी नोट कर लीजिए, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में अपने। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्थव्यवस्था पर चांदी का प्रभाव, और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब दोस्तों अर्थव्यवस्था पर चांदी का प्रभाव क्या पड़ा उस टाइम पे, मुगल साम्राज्य के टाइम पे। दोस्तों मुगल साम्राज्य के टाइम पे दोस्तों क्या हुआ, एशिया के बड़े बड़े साम्राज्यों में से उस टाइम पे मुगल साम्राज्य एक था। और 16वीं 17वीं शताब्दी में सदी में संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में ये कामयाब रहे थे। उस टाइम पे क्या था दोस्तों, चीन
सफावी ईरान में और ऑटोमन तुर्की में के लोग जो है दोस्तों कुछ भारत में आ गए थे। और इन साम्राज्यों की राजनीतिक स्थिरता ने चीन को लेकर भूमध्य सागर तक जमीनी व्यापार को जीवंत जाल बिछाने में उस टाइम पे मदद की। और भारत में निर्यात होने वाली वस्तुएं का भुगतान करने के लिए एशिया से भारी मात्रा में चांदी आई। यानी कि दोस्तों जो भारत से वस्तुएं निर्यात होती थी विदेशों में, वहां से क्या हुआ, विदेशों से चांदी आने लगी अब भारत में, क्योंकि दोस्तों यहाँ से भारत अन्य वस्तुएं निर्यात करता था विदेशों को, और बदले में जो है दोस्तों विदेशों से चांदी आने लग गई भारत की ओर। ठीक है। और क्या हुआ उसके बाद दोस्तों, यह भारत के लिए सबसे अच्छा था, क्योंकि यह चांदी प्राकृतिक संसाधन नहीं थी। ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये भारत में जो है उस टाइम पे चांदी के कोई प्राकृतिक संसाधन मौजूद नहीं थे, इसलिए जब विदेशों से दोस्तों भारत में चांदी आ रही थी, तो ये भारत के लिए बहुत फायदे का काम था। और इसके अलावा दोस्तों इससे अर्थव्यवस्था में भी काफी ज्यादा उछाल आया और बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था भारत की बनी। ठीक है। तो दोस्तों यही था आपका टॉपिक, अर्थव्यवस्था पर चांदी का प्रभाव। आई होप आपको दोस्तों ये टॉपिक समझ में आया होगा, इसे नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहीं आपका दोस्तों चैप्टर भी ये कंप्लीट हो जाता है, किसान, जमींदार और राज्य। आई होप आपको दोस्तों ये चैप्टर समझ में आया होगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम मिलेंगे दोस्तों अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, और गुड बाय।